प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का पहला चैप्टर जो आपका है बातचीत, उसको हम लोग करने वाले हैं। और इस वीडियो में पूरा जो आपका पहला चैप्टर है ऑब्जेक्टिव हो प्लस सब्जेक्टिव, साथ में इंट्रोडक्शन, सारा हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि इस वीडियो को कर लेने के बाद आपको जो है ना प्यारे बच्चों इस चैप्टर को पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसी वीडियो में हम लोग याद भी करवाते जाएंगे। और मुझे मैं बता दूं, यदि आप लोगों का भी सपना है बोर्ड एग्जाम में 450 स्कोर करने का या फिर टॉपर बनने का, तो आराम से बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस कंडीशन है कि आपको अभी से पढ़ना होगा, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम बहुत टाइम है। प्यारे बच्चों, अभी से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल आसानी से आप लोग स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बिना बात किए हम लोग। देखिए, जो पहला चैप्टर आपका है प्यारे बच्चों बातचीत है हिंदी में। और अब देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका बन जाता है कि बताइए जो है ना बातचीत के लेखक कौन है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बातचीत का जो लेखक है ये आपका बालकृष्ण भट्ट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यही आपके बालकृष्ण भट्ट है ना। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन बन गया ना कि बातचीत के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए एक चीज और बन जाता है कि जो ना बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 23 जून 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। तो याद हो गया ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन बनता है कि इनका निवास स्थान क्या था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है ना। आगे हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको आंसर भी देना है ना। अभी इसको देखते चलिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए निवास स्थान क्या है, तो ये इलाहाबाद पहले के टाइम में पड़ता था, लेकिन इसी का नाम बदल करके अभी प्रयागराज कर देगा। तो आपको दोनों याद रखना है, इलाहाबाद या प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश जिला में पड़ता है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद या फिर प्रयागराज कर सकते हो, उत्तर प्रदेश जिला में। तो ये हो गया। अगली क्वेश्चन आपसे ध्यान रखिए, इनके माता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के माता का जो नाम था पार्वती देवी। और ये पार्वती देवी जो थी ये एक सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत महिला क्या, वो बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी और संस्कृत के वो लेखक भी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट के माता के क्या नाम था, पार्वती देवी। और अगर पूछ दे कि पार्वती देवी किस प्रकार की महिला थी, तो सुसंस्कृत थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे जो बनता है, देखिए इनके पिता का क्या नाम था, तो याद रखिएगा पिता का नाम बैनी प्रसाद भट्ट था। और बैनी प्रसाद भट्ट क्या काम करते थे, वो एक प्रकार के व्यापारी थे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या कौन थे, तो बैनी प्रसाद भट्ट थे। और बैनी प्रसाद ये भी पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या करते थे, तो एक व्यापारी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक कंप्लीट है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएंगे प्यारे बच्चों। इसके आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसके आगे जो क्वेश्चन आपका बनता है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये आपका बनता है कि शिक्षा जो है बालकृष्ण भट्ट का कहाँ से हुआ ना। तो बिल्कुल देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे ये शुरू में संस्कृत का अध्ययन करने के बाद, मतलब कि सबसे पहले क्या किया बालकृष्ण भट्ट जो थे वो शुरू में संस्कृत का ही अध्ययन किए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1867 में प्रयाग के मिशन जो ना स्कूल में से इंटरेस्ट की परीक्षा पास की। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब कि इंटर की परीक्षा उन्होंने पास की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है वो स्टार्टिंग में संस्कृत की पढ़ाई किए थे, संस्कृत सब्जेक्ट में पढ़े थे। उसके बाद 1867 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए पेशा क्या था बालकृष्ण भट्ट का, तो ध्यान रखिए इन्होंने जो है कई विद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया, यानी कि टीचर का भी कार्य किए थे। ठीक है, तो ये जो बालकृष्ण भट्ट थे ये बहुत सारे विद्यालय में क्या किए थे, पढ़ाए भी थे, तो ये टीचर का भी अध्ययन किए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। आगे देखिए जैसे में यहाँ पर लिखा गया, जैसे में प्रयाग मिशन स्कूल में उन्होंने क्या किया, 1869 से लेकर के 1875 के बीच में पढ़ाया। और उसके बाद देखिए उसके बाद वी स्कूल जो था CAV स्कूल जो था, इसमें उन्होंने क्या किया 1845 से में पढ़ाया था उन्होंने। ठीक है, कहाँ कब तक पढ़ाया था, इस ध्यानपूर्वक देख लीजिए। क्या देखिए एक प्रयाग मिशन स्कूल था, उसमें उन्होंने क्या किया 1869 से लेकर के 1875 तक पढ़ाया था। उसके बाद है CAV। ठीक है, CAV जो स्कूल था उसमें उन्होंने 1885 में पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद एक और इसमें हो जाएगा, एक और कश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज था, उसमें उन्होंने 1888 में पढ़ाया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आप आराम से देखिए वीडियो को कंटिन्यू प्यारे बच्चों, क्योंकि इसी वीडियो से सारा क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो बनता है ना क्वेश्चन, देखिएगा सबसे बनता है कि यहाँ पर और भी ध्यान रखिए, लेकिन उम्र जो ना उग्र स्वभाव के कारण उन्होंने नौकरी छोड़नी पड़ी। मतलब कि क्या हुआ,
बालकृष्ण भट्ट जो थे उनके साथ जो ना वहाँ के जो टीचर थे, बहुत सारे टीचर जो थे, या फिर कह सकते हो कि वहाँ पर जो काम करने वाले, तो वो लोग उग्र मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उस कारण से बालकृष्ण भट्ट ने नौकरी को क्या किया, छोड़ दिए। इतना ध्यान रखिएगा। इसके आगे बढ़िएगा तो उन्होंने हिंदी में प्रदीप नामक मासिक जो ना पत्रिका निकालना शुरू किया। इसे हुए जो ना 33 वर्षों तक चला रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने क्या किया, प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका जो ना निकालना शुरू किया, और इसे जो है वो 33 वर्षों तक चलाते रहे। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए उन्होंने रचना क्या क्या किया, तो देखिए उपन्यास जो है ना उन्होंने रचना क्या किया, तो ध्यान रखिएगा। रचना में उपन्यास सो अजान एक सुजान, ठीक है, याद रखिएगा। उपन्यास में उन्होंने क्या किया, सो अजान एक सुजान और रहस्य कथा, नूनतन, ब्रह्मचारी, उचित जो है ना उचित दक्षिणा, गुप्त वेड़ी, उसके बाद है रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, सद्भाव का जो ना अभाव। तो ये सभी रचना उन्होंने किया था। तो ये रचना आपको ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 लगभग रचना उन्होंने किया था। इसके आगे बढ़ेगा तो बालकृष्ण भट्ट ने निबंध कितना लिखा, तो याद रखिए भट्ट का निबंध माला लगभग 1000 निबंध है, मतलब कि लगभग बालकृष्ण भट्ट ने 1000 निबंध लिखा था। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्टिव हम आगे करेंगे, आप बस इसको सुनते चलिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। नाटक देखिए, नाटक उन्होंने किस किस प्रकार का किया था, तो याद रखिएगा पद्मावती, उसके बाद जो ना शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, मेघानंद वध, सीता वनवास, उसके बाद है चंद्रसेन, उसके बाद और उन्होंने लिखा था पतित पंचम, विड़ी नल्लार, इंग्लैंड और भारत जननी, भारतवर्ष और कली। ये सभी उनके जो है ना क्या थे, उन्होंने नाटक ये सभी लिखे थे। ये नाटक है उनका, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए इतना ध्यान ही रखना है क्योंकि इंट्रोडक्शन है, ये तो ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए और भी होता है, और भी उन्होंने लिखा था, इतना ही नहीं लिखा था, इसके अलावा भी लिखा था कत्तर सू की एक जो है ना नकल, एक रोगी और एक वैद आदि इन्होंने लिखा था। अब देखिए लास्ट बनता है कि बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ, तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी में, 20 जुलाई 1914 में उनका मृत्यु हो गया था। तो ये इंट्रोडक्शन जो आपका समाप्त हो गया। आप इसी से अगर चाहोगे, इसको अगर आप लोग ध्यान रखते हो ना प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी बताया, इसको ध्यान रखते हो तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा आपका बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग देखते चलते हैं। यहाँ सारांश हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सारांश में क्या क्या है, देखिए सारांश जो आपका है इसमें ध्यान रखिएगा, सारांश क्या क्या होगा, एक एक चीज़ आपको मैं समझाते चलूंगा, साथ में हम लोग बताएंगे भी। तो चलिए फटाफट से देखिए सारांश क्या होगा। ठीक है, तो सारांश में देखिए प्रस्तुत निबंध, ये सारांश जो होता है आपका प्यारे बच्चों 5 नंबर से ज़्यादा में पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर से ज़्यादा में ही आपसे पूछा जाता है। अगर अभी सही कर लोगे तो आपको अच्छा है, 5 नंबर आराम से अब बन जाएगा आपका ना। चलिए देखिए लिखना है सारांश बालकृष्ण भट्ट का प्रस्तुत निबंध, बातचीत लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। वे आधुनिक हिंदी रचनाकारों में से एक हैं। इस निबंध में लेखक मनुष्य को वाक शक्ति यानी कि बोलने का सही इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। लेखक बताते हैं कि वाक शक्ति यानी कि बोलने का जो है ना, बोलने का तरीका, वाक शक्ति ना होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नहीं बोलता तो इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति किसी का बात नहीं समझ पाता ना, इसलिए उन्होंने ये बोला क्या हाल होता है। इसके बाद देखिए मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है। यानी कि पशु नहीं बोलता है तो वो पशु हो गया, और मनुष्य बोल सकता है तो मनुष्य हो गया ना, ये हुआ। घरेलू बातचीत, मन लगाने का एक तरीका, और उसके बाद है मानव अपने जीवन को मजेदार बनाने के लिए बातचीत करते। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान है ना, याद होते जाएगा। उसके बाद देखिए खाने पीने, चलने फिरने आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बातचीत करता है। बातचीत हमारे मन की गंदगी बाहर निकाल जाता है ना, बाहर निकल जाता है। इससे हमारा मन हल्का होता है और हम आनंद की प्राप्ति जो है ना होती है। लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य बोलता है तो इससे उसका गुण दोष प्रकट होता है। विदेशी निबंधकार एडिसन जो थे और वैन और जॉनसन, ठीक है ध्यान रखिएगा, विदेशी निबंधकार कौन थे, एडिसन और वैन जॉनसन जो थे, विदेशी जो ना ये दोनों जो थे, ये भी बातचीत को जो ना मनुष्य का सही परिचय बताते हैं। 4 लोगों से अधिक की बात रमोबल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूरोप में लोग बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे बनता है ना प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में क्या बनता है कि बताइए जो है ना, कहाँ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है,
एक सेकंड प्यारे बच्चों, आप देखिएगा, बोला जाता है कि बताइए बातचीत जो है, यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे प्यारे बच्चों। एक सेकंड देखिए, आपको ध्यान रखना है, जो यूरोप है प्यारे बच्चों, यूरोप में जो बातचीत यानी कि बोलने का तरीका है, इसे क्या कहा जाता है? इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये ध्यान रखिए, इसमें ऐसे प्रसंग जोड़े जाते हैं जिससे कानों को सुख मिलता है और इसे शुद्ध गोष्ठी कहते हैं। मनुष्य को खुद से भी बात करना चाहिए, ठीक है, खुद से भी बात करना चाहिए। इसके बाद देखिए, बातचीत एक उत्तम कला है जो हमारे जीवन को आनंदमय बनाए रखता है। तो ये आपका मात्र इतना ही था प्यारे बच्चों, जो कि कंप्लीट हो गया ना, जो कि सारांश था। आप देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, हम लोग जो है ना अभी चैप्टर वाइज चल रहे हैं, इसलिए जो चैप्टर का थ्योरी के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आगे जब हम लोग करेंगे, क्वेश्चन लाएंगे, उसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का जो भी बीबीआई होगा वो भी करवाएंगे। इसे बीबीआई ये कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, एनसीईआरटी से ये संबंधित है, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न उत्तर जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है, पहला प्रश्न बनता है कि बातचीत के संबंध में वैन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार, भी हमने देखा था ना क्या विचार था। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए क्या विचार था, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। क्या विचार था कि देखिएगा, बातचीत के संबंध में वैन जॉनसन का मत यानी कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप, यानी कि जो है ना बातचीत के बारे में वैन जॉनसन क्या कहते हैं कि बोलने का ही सही रूप यानी कि साक्षात्कार है, ठीक है, मनुष्य का। उसके बाद देखिए, एडिसन का भी मानना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा एडिसन का क्या कहना है बातचीत के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, दो व्यक्तियों के बीच में ही असल बात हो सकती है, ये कहना है किनका? एडिसन का। आगे चलिए, इसका मतलब है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपने दिल की बात एक दूसरे से कर पाते हैं। तीन व्यक्ति होने पर दिल की बात कोसों दूर हो जाती है। तीसरे आदमी के आते ही या तो अपना बात समाप्त कर लेते हैं या उस व्यक्ति को अज्ञानी समझते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो क्वेश्चन बनता है ना, यहाँ देखिए होता है या उससे उस व्यक्ति को ज्ञानी बनता है। उसके बाद देखिए, जिस प्रकार गर्म दूध ठंडा जो ना गर्म दूध और ठंडा पानी का बर्तन सटाकर रखने पर दूध का बर्तन ठंडे पानी में जो ना ठंडे पानी के बर्तन को गर्म कर देती है, उसी प्रकार से कर देती है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार से जो है ना कोई व्यक्ति पास जो ना बैठे हो तो उसका असर दो व्यक्तियों के बातचीत पर पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, इसी से ये क्वेश्चन आपको जो मैं करवा दिया ना, इसी क्वेश्चन से आपका 2 से 4 क्वेश्चन बन जाएगा। इसी से छोटा छोटा पूछा जाता है ना, ठीक है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? ये आपको मैंने बताया था ना, यूरोप में बोलने के तरीका को आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, ये मैंने बताया था ना अभी। तो चलिए बिल्कुल देखिए, उत्तर हो जाएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो ना बातचीत करने का एक सही कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। यह बातचीत एक विशेष कला है, इसमें ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग जोड़े जाते हैं जिसे सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे हम शुद्ध गोष्ठी कहते हैं। शुद्ध गोष्ठी का में कपट नहीं होता है, बल्कि यह वातावरण को जो है ना सरल बनाता है। तो ये आपका इस प्रकार से कंप्लीट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन और बनता है व्याख्या करने वाला। देखिए आपसे क्वेश्चन रहता है ना, इस प्रकार से बोलता है कि व्याख्या करिए, जो कि फिक्स रहता है या 5 नंबर में रहता है ना। तो 5 नंबर देखिए आपका वहीं से बन जाएगा। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया है ना, बोला जाएगा सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बोलेगा इसका व्याख्या करे, बोलेगा ना, तो इसका व्याख्या क्या होगा? बिल्कुल देखिए, लिखना आपको, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित निबंध बातचीत से ली गई है। इस निबंध में लेखक मनुष्य में मौजूद अनमोल गुण वाक शक्ति यानी बोलने के बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं कि मनुष्य के बोलने से ही उसके गुण दोष का पता चलता है। मशहूर निबंधकार एडिसन और कौन थे? जो ना वैन जॉनसन भी ऐसा ही मानते हैं। ये आपने अभी पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में, बिल्कुल। चलिए इसके आगे देखिए, मशहूर, इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ से होगा मनुष्य के अंदर ही अच्छाई और बुराई की बातचीत से ही बाहर निकलता है, यानी बातचीत से ही अच्छाई बुराई बाहर निकलता है। अतः हम कह सकते हैं कि बातचीत जो ना व्यक्ति के गुण और दोष को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आपसे पूछा जा सकता है जो कि व्याख्या करने वाला ही होगा, ख नंबर में। हमारी भीतरी जो ना मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वो आप जो ना परचमात्मक
संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जो है ना, जिसमें ऐसे जैसे चाहो वैसे सूर देख लेना, कोई जो है ना दुर्गंध बात नहीं है। तो इस पंक्ति का आपसे बोलेगा प्रसंग यानी कि व्याख्या करिए, ठीक है, प्रसंग व्याख्या ना। तो बिल्कुल देखिए क्या होगा इसका व्याख्या ना, फटाफट से कर लेते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। देखिए उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित निबंध बातचीत से लिया गया है। लेखक कहते हैं कि हमारा चित्त बहुत चंचल है, चित्त की चंचलता के कारण आदमी की सोच बदलता रहता है। यही कारण है कि मनुष्य दूसरे को अपना दोस्त या दुश्मन मानता है। विद्वान लोग हमें इससे बचने की सलाह देते हैं। इसके लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, हमें हमेशा अपने बातचीत को नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों टोटल में बता दूं, आपका जो है ना थियोरी जिसे आप लोग कहते हो ना, क्या कहते हो प्यारे बच्चों, थियोरी कहा जाता है ना। थियोरी ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो आपका था 5 मार्क्स वाला, और ये आपका कंप्लीट हुआ। इसी सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला जो भी प्रश्न होता है बनेगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों बिल्कुल बता रहा हूँ 450 स्कोर करना बहुत आसान है। मैं आपको साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी का लाइव क्लास करवाऊंगा। अभी फिलहाल स्टार्टिंग है क्योंकि बहुत टाइम है, इसलिए हम लोग अभी जो है ना अभी बच्चे उतना नहीं जुड़ रहे, मतलब आएंगे धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम लोग अभी शुरू किए ना। कम अभी क्लास लेंगे, हिंदी का इंग्लिश का फिलहाल चलेगा, फिर हम सबका क्लास लेंगे। तो ये कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को ना प्यारे बच्चों बताते चलना है इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर, ठीक है, बताते चलिए, ठीक है। देखिए अभी मैंने बता दिया था आपको ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन का बताइएगा, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार को का नाम बताइए, जो लेखक है। तो आपको बताया था ना मैंने, बालकृष्ण भट्ट है। अगली क्वेश्चन 2 नंबर बोला, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो मैंने बताया था कब हुआ था, 23 जून 1844 को। तो बिल्कुल ध्यान रखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ। तो 20 जुलाई 1814 को। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हो रहा है ना डिवीजन आपका। चलिए उसी प्रकार से देखिए अगली क्वेश्चन 4 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने बताया था इलाहाबाद या फिर प्रयागराज कर सकते हो, उत्तर प्रदेश में पड़ता। तो ये आपका याद रखना है। चलिए आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटी मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। तो मैंने बताया था टोटल 1000। तो आपको ये ध्यान रखना है ना। चलिए बढ़ते आगे, एक एक क्वेश्चन को देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में ना नहीं छूटेगा। देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर है, बालकृष्ण जो है बालकृष्ण के जो ना प्रहसन का नाम बताइए। तो प्रहसन कौन कौन से, मैंने बताया था जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार विडम्बन। तो ये तीनों ध्यान रखिए, ये तीनों आपका होगा, ठीक। ऑप्शन डी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की जो ना अभिरुचि किसने जगाई। तो पार्वती देवी ने, पार्वती देवी जो थी वो उनकी माता थी, और वो भी जो ना संस्कृत के लेखिका थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखते चलेंगे, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको इसका PDF जो है वो भी आगे दे दूंगा, कहाँ ग्रुप है वो बताऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो भारत तेंदु युग के। तो आप याद रखिए भारत तेंदु, ठीक है। अगली क्वेश्चन 9 नंबर है, दुर्गंध का शब्द, दुर्गंध जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा ना हो उसे दुर्गंध कहा जाता है ना। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे तो आगे बोला गया आपसे 10 नंबर, बालकृष्ण भट्ट जो है ना क्या नहीं थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो पत्रकार थे। कौन थे पत्रकार, इसलिए हम लोग कहेंगे महाकाव्य जो ना महाकाव्यकार थे वो, ठीक है, महाकाव्यकार नहीं थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो मैंने आपको बताया था आधुनिक काल। तो आपको यहाँ पर आधुनिक काल याद रखना है। अगली क्वेश्चन बनता है कि 12 नंबर, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है ना। तो बिल्कुल आपको बताना है, बताइए, हम लोग जो है ना तुरंत आपको दिखाते हैं क्या आंसर। देखिए प्यारे बच्चों ये जो आपका होता है क्या हो जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिए, ये ललित निबंध होता है ना। चलिए आगे देखिए 13 नंबर है, जो है ना दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो ये भी बालकृष्ण भट्ट का, आपको मैंने भी दिखाया था ना सारा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, यानी बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बताना चाहते हैं। तो बातचीत करने की सही, बातचीत करने का सही तरीका। अगली क्वेश्चन 15 नंबर है, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं बालकृष्ण। तो वो कहते हैं कतही, क्या कहते हैं, बत कही कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए 16 है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो जो ना आत्मीयता, आत्मीयता बिल्कुल सही होती है। तो यह ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो बिल्कुल परीक्षा शुरू गुरु, ये उनकी रचना नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो बिल्कुल उत्तम तरीका जो है वो क्या होता है, बिल्कुल दो व्यक्तियों के बीच में बात करना। क्या होगा, 2 व्यक्तियों के बीच में बात करना, यही एक उत्तम तरीका होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना।
तो बिल्कुल प्यारे बच्चों हम ज़्यादा नहीं किए इस क्लास में, क्योंकि थ्योरी था आपका, क्या था प्यारे बच्चों, थ्योरी था, और साथ में जो आपका जो है ना 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन था वो मैंने सारा करवा दिया, और ऑब्जेक्टिव जो था करवा दिया। इतना ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए, इसी से पूछा जाता, कर सकते हो। पहला जो चैप्टर आपका है ये समाप्त हो गया, पहला चैप्टर जो है इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। बट प्यारे बच्चों जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा, मतलब आगे बढ़ते जाएगा, तो हम लोग जो है ना वैसे वैसे पूरा निचोड़ हम लोग ना, ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग, एकदम निचोड़ भी लेकर के आते रहेंगे। तो आपको कैसा लगा क्लास, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, ये जो होगा उसने कहा था, दूसरा चैप्टर है ना आपका, क्या है दूसरा चैप्टर, ये हम लोग करेंगे। आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और आपका डेली रात में 8 बजे क्लास होता है प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है। और किस किस सब्जेक्ट वाले आप लोग स्टूडेंट हो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।